नेपाल में तख्तापलट के बाद हिंसा फिलहाल थम चुकी है, लेकिन नेपाल की सड़कों पर हिंसा के निशान चीख चीख कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। जली हुई इमारतें, आग के प्रकोप में अपना अस्तित्व खो चुकी गाड़ियां, वीरान पड़ी सड़कें, टूटे जले हुए बाजार नेपाल की राजधानी पर हुए सितम की गवाही दे रहे हैं। नेपाल अमूमन ऐसा नहीं होता है। ये जरा देखिए कि तस्वीरें, चारों तरफ सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग आपको पैदल चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सारी दुकानें बंद हैं। कर्फ्यू को पूरी तरह से लागू किया गया है और ये कोशिश है कि कहीं से भी कोई लोग ना आए। यहाँ कोई भी अगर दुकान खुली दिखती है तो तुरंत आर्मी के जवान वो आते हैं, वो मना करते हैं कि आप इस दुकान को बंद कीजिए। साथ ही साथ अपील की जा रही है कि आप बाहर घरों से ना निकलें। आप देखिए, सामने देखिए, ये रास्ता देखिए, पूरा रास्ता पूरा सन्नाटा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो सभी के जहन में है कि आखिर अब नेपाल की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। कई नाम इन संभावनाओं की लिस्ट में सामने आए जो नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान थामने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस लिस्ट में अब जो नाम शीर्ष पर है वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल में नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आने पर वहां के लोगों का कहना है कि एक अंतरिम सरकार है। हमने अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नाम आगे रखा है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इस मुद्दे पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिला। लेकिन नेपाल में अंतरिम सरकार के बीच यह हालात, इन हालातों में भारत के हित को भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं भारत और सुशीला कार्की के बीच आखिर क्या रिश्ता है। 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साल 1975 में राजनीति शास्त्र से एमए की डिग्री हासिल की। बीएचयू की पूर्व छात्र के तौर पर उनकी पहचान निश्चित ही भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करेगा। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं और इस पद पर आसीन होने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। कार्की 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनी थी। यानी कि सुशीला कार्की अगर नेपाल की प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आती हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत सकारात्मक होगा। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि नेपाल में आंतरिक सरकार की कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाती है। नेपाल आने में बहुत बड़ी बैठक होनी है जो जानकारी मिल रही है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच अहम बैठक है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, आज नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान संभव है। 2 नाम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और युवा नेताओं ने सुशीला कार्की का प्रस्ताव रखा है और सबसे ज्यादा जो चांसेस माने जा रहे हैं वो इन्हीं के ही माने जा रहे हैं। सुशीला कार्की, नेपाल में जो विद्रोह हुआ उसके बाद सरकार गठन की तैयारी है। वहीं नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर में अहम बैठक होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच की ये बातचीत बहुत ही अहम मानी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो युवा नेता हैं उन्होंने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल। नेपाल की सड़कों पर तांडव की तस्वीरों के बाद अब अघोषित शांति नजर आ रही है, लेकिन क्या ये शांति नेपाल में दोबारा राजशाही की आहटों को लेकर आ रही है? नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथों में होगी ये भी तय हो चुका है। आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं नेपाल में तख्ता पलट के बाद क्या कुछ हालात हैं, देखिए।
तख्तापलट के बाद हिंसा फिलहाल थम चुकी है, लेकिन नेपाल की सड़कों पर हिंसा के निशान चीख चीख कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। जली हुई इमारतें, आग के प्रकोप में अपना अस्तित्व खो चुकी गाड़ियां, वीरान पड़ी सड़कें, टूटे जले हुए बाजार, नेपाल की राजधानी पर हुए सितम की गवाही दे रहे हैं। नेपाल अमूमन ऐसा नहीं होता है। ये जरा देखिए कि तस्वीरें, चारों तरफ सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग आपको पैदल चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सारी दुकानें बंद हैं। कर्फ्यू को पूरी तरह से लागू किया गया है और ये कोशिश है कि कहीं से भी कोई लोग ना आए। यहाँ कोई भी अगर दुकान खुली दिखती है तो तुरंत आर्मी के जवान वो आते हैं, वो मना करते हैं कि आप इस दुकान को बंद कीजिए। साथ ही साथ अपील की जा रही है कि आप बाहर घरों से ना निकलें। आप देखिए, सामने देखिए, ये रास्ता देखिए, पूरा रास्ता पूरा सन्नाटा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो सभी के जहन में है कि आखिर अब नेपाल की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। कई नाम इन संभावनाओं की लिस्ट में सामने आए जो नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान थामने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लिस्ट में अब जो नाम शीर्ष पर है वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल में नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आने पर वहां के लोगों का कहना है कि एक अंतरिम सरकार है, हमने अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नाम आगे रखा है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इस मुद्दे पर जनजी प्रदर्शनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिला। लेकिन नेपाल में अंतरिम सरकार के बीच यह हालात, इन हालातों में भारत के हित को भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं भारत और सुशीला कार्की के बीच आखिर क्या रिश्ता है। 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साल 1975 में राजनीति शास्त्र से एमए की डिग्री हासिल की। बीएचयू की पूर्व छात्र के तौर पर उनकी पहचान निश्चित ही भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करेगा। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं और इस पद पर आसीन होने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। कार्की 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनी थी। यानी कि सुशीला कार्की अगर नेपाल की प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आती हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत सकारात्मक होगा। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि नेपाल में आंतरिक सरकार की कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाती है।